हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था पेयर प्रोडक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे थे उसके बारे में। आज का टॉपिक है आपका कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। तो ये वन ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को बढ़ाने में क्या की मदद की। एक आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, और एक एक्सपेरिमेंट ये था कॉम्पटन इफेक्ट, जिसने प्रूफ दिया कि क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसकी क्लासिकल एक्सप्लेनेशन भी थी, क्वांटम एक्सप्लेनेशन भी थी। क्लासिकल एक्सप्लेनेशन इसके जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स थे इसको वेरीफाई नहीं कर पाई थी, इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स और अच्छे से वेरीफाई हो गई थी, मजबूत हो गई थी। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या बोलता है कि एक साइंटिस्ट थे कॉम्पटन, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, कि उन्होंने बोला कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट पे है, तो मैं इस पे यदि एक्सरे आपतित करवाता हूं, क्या करवाता हूं, एक्सरे। क्योंकि एक्सरे क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, याद रखना। एक्सरे क्या है, आपकी एक ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग अपन जानते हैं किसके रूप में बटी रहती है, फोटोनों के रूप में। किसके रूप में, फोटोनों के रूप में। तो एक्सरे को यानी फोटोन आ रहा है एक तरह से बोल सकते हो, या एक्सरे आ रहा है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, एक्सरे आप जानते हो कैसे खोजी गई थी। सबसे पहला जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज था 1901 में, साइंटिस्ट थे रॉन्गटन। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ चलो इसकी। रॉन्गटन थे, ओ पे ये दो डबल बिंदी उनके कुछ एक्सेंट वगैरह अलग रहते हैं। तो रॉन्गटन थे, उन्होंने एक प्रकार की रे का क्या किया, खोजा, और उन्हें पता लगा कि ये रे है, जो ये किरण है, कुछ अजीब व्यवहार दिखा रही है। क्या कर रही है, कुछ अजीब व्यवहार दिखा रही है कि इसको यदि किसी मनुष्य पर, इंसान पर आपतित किया जाता है तो उसकी त्वचा को तो क्या कर देता है, भेद लेता है, लेकिन उसकी हड्डियों को, बोन्स को भेद नहीं पाता, जिससे उसकी पिक्चर आ जाती है वगैरह। ठीक है, तो 1901 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। 1895 में लगभग ये एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे रॉन्गटन ने। तो चूंकि अच्छा हाँ, इन्होंने इसका कभी पेटेंट नहीं करवाया, एक्सरे का कभी पेटेंट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि एक्सरे का पेटेंट करवाते तो जो दूसरे लोग हैं उनको रॉयल्टी, मतलब पैसा देना पड़ता उन लोगों को, उनको मतलब दूसरे लोगों को इसका यूज करने के लिए, और ये ऐसा नहीं चाहते थे। लोगों ने सजेस्ट भी किया कि अपने नाम पे रख लो इसको, रॉन्गटन रे जो एक्सरे है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया साफ। एक्स जनरली अपन जानते हैं मैथमेटिक्स में यूज होता है अननोन के लिए, जिसका कोई अता पता ना हो। तो उस टाइम तक उसका कोई अता पता नहीं था, इसलिए इसको अभी तक एक्सरे कहा जाता। अब तो पता लग गया सारी चीज़ें इसके बारे में। अब तो जाने कहाँ से एक्सरे आती है, बहुत दूर दूर से यूनिवर्स की एक्सरेज खोज ली गई है। तो 1901 में रॉन्गटन ने ये एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, पेटेंट नहीं करवाया क्योंकि दुनिया आराम से इसका यूज कर सके। पहले के साइंटिस्ट काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, 1895 में एक्सपेरिमेंट किया, 1901 में नोबेल प्राइज मिला था। 1895 में तो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहाँ से इसने खोजी। ठीक है, एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब तो पता लग गया आराम से अपने को। तो क्या किया, जब एक्सरे इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती है, ये किस पे है, जो भी इलेक्ट्रॉन किस पे होना चाहिए, रेस्ट पे। बताऊंगा इसका भी मतलब क्या है। तो क्या होता है, अपने को दो प्रकार की, क्या है, अपने को दो प्रकार की, अब फोटोन यहां से आया, इलेक्ट्रॉन पे टकराया, तो क्या हो जाएगा, फोटोन का क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। फोटोन का क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। तो जो प्रकीर्णित फोटोन है या स्कैटर्ड जो फोटोन है, प्रकीर्णित फोटोन या स्कैटर्ड फोटोन, या फोटोन क्या, एक्सरे। अभी तो एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक्सरे ठीक है। तो एक्सरे आई, इलेक्ट्रॉन पे टकराई, इलेक्ट्रॉन से टक्कर करने के बाद क्या होगा,
ये प्रकीर्णित जो एक्सरे है प्रकीर्णन होगा, जो प्रकीर्णन एक्सरे है प्रकीर्णित एक्सरे है, तो कॉम्पटन ने देखा कि जो प्रकीर्णित एक्सरे है वो 2 प्रकार की प्राप्त हो रही है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की प्रकीर्णित एक्सरे प्राप्त हो रही है। एक तो कौन सी? सपोज करना इसकी जो आवृत्ति है फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? न्यू है, और इसकी जो वेवलेंथ है तरंग दैर्ध्य वो कितनी है? लैम्बडा है। अपन जानते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा का जितना मान बढ़ाओगे न्यू का मान उतना ही कम होगा। थर्ड ईयर में और अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। अभी क्या है आपके थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो न्यू का मान जितना ज़्यादा होगा लैम्बडा का मान उतना कम होगा, लैम्बडा का मान जितना ज़्यादा होगा म्यू का मान उतना ही कम होगा, ठीक है। ये अपने को पता। तो रॉन्गटन थे, उन्होंने क्या देखा, कॉम्पटन, रॉन्गटन ने तो एक्सरे खोज की थी तो ये थोड़ी हिस्ट्री बताई थी। कॉम्पटन, तो कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट किया, तो कॉम्पटन ने देखा कि एक्सरे जब इलेक्ट्रॉन पे जब आपतित होगा तो प्रकीर्णित जो एक्सरे है वो 2 प्रकार की मिलेगी। पहली तो कौन सी है कि प्रकीर्णित एक्सरे की जो वेवलेंथ है, प्रकीर्णित एक्सरे की जो वेवलेंथ है और जो फ्रिक्वेंसी है वो आपतित एक्सरे की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। पहली तो क्या हो गई कि हाँ जो जैसे आपतित हो रही है वैसे ही प्राप्त हो रही है। दूसरा देखा कि जो दूसरी प्रकार की जो किरण है उसमें क्या हो रहा है कि जो प्रकीर्णित एक्सरे है उसकी जो वेवलेंथ है लैम्बडा डैश वो आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से क्या हो रही थी? ज़्यादा प्राप्त हो रही थी। समझ में आया कि आप प्रकीर्णित एक्सरे की वेवलेंथ आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से ज़्यादा है, या प्रकीर्णित एक्सरे की जो फ्रिक्वेंसी है आपतित एक्सरे की फ्रिक्वेंसी से क्या है? कम है। क्योंकि मैंने बोला लैम्बडा डैश ज़्यादा तो म्यू कम हो जाएगा, म्यू ज़्यादा तो लैम्बडा कम हो जाएगा, तो लैम्बडा ज़्यादा है तो न्यू कम हो जाएगा। तो या तो ऐसे डिफाइन कर लो या ऐसे कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम में दे सकता है कुछ भी, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में अगर देखो तो प्रकीर्णित एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से ज़्यादा प्राप्त होती है, या प्रकीर्णित एक्सरे की जो आवृत्ति है वो आपतित एक्सरे की आवृत्ति से क्या होती है? कम प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो अपन जानते हैं एक्सरे किससे मिला है? फोटोनों से मिलके बना है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे या किरणें किससे मिलके बनी होती है? फोटोनों से। और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू के बराबर, जो कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा है, तो ई इक्वल टू क्या होगा? एस सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है। तो न्यू का मान जिसका ज़्यादा ऊर्जा उसकी ज़्यादा, लैम्बडा का मान जिसका कम ई का मान उतना ज़्यादा। यहाँ से दोनों से देख लो तो क्या हो सकता है कि ई डैश क्या है? लेस देन ई है। तो तीनों तरीके से बोल सकते हो आप, तीनों तरीके से बोल सकते हो। जनरली जो डेफिनेशन दी जाती है वो लैम्बडा से दी जाती है या फ्रिक्वेंसी से दी जाती है। ज़्यादातर केस में लैम्बडा ही दी जाती है, फिर फ्रिक्वेंसी आती है। ऊर्जा के केस में अपन बहुत कम देते हैं, लेकिन इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रकीर्णित एक्सरे की वेवलेंथ आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से ज़्यादा प्राप्त होती है, या प्रकीर्णित एक्सरे की फ्रिक्वेंसी आपतित एक्सरे की फ्रिक्वेंसी से कम प्राप्त होती है, या प्रकीर्णित एक्सरे की जो ऊर्जा है आपतित एक्सरे की ऊर्जा से कम प्राप्त होती है। कुछ भी गोलमाल नहीं है इसमें, सत्य है, यही सत्य है। तो अब क्या है कि लैम्बडा डैश ग्रेटर देन क्या है? आपका लैम्बडा है, तो ऑब्वियसली लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जिसको बोलते हैं अपन डेल्टा लैम्बडा। लैम्बडा डैश आपतित एक्सरे की प्रकीर्णित एक्सरे की वेवलेंथ और आपतित एक्सरे की वेवलेंथ का जो अंतर है वो क्या है? डेल्टा लैम्बडा, और इसको बोलते हैं अपन कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन शिफ्ट। क्या है? शिफ्ट, ठीक है। और इस पूरे प्रयोग को, इस पूरी घटना को क्या बोला जाता है? कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव। तो कॉम्पटन प्रभाव की एक बार डेफिनेशन बता देता हूं। तो जब किसी
अच्छा, रेस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे देखना कि आपका कोई भी एटम है और इस एटम का क्या है, मोस्ट लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि बिल्कुल आउटर ऑर्बिट में होगा, वही इलेक्ट्रॉन अपन देखेंगे। मोस्ट लूजली यानी बिल्कुल ढीला इलेक्ट्रॉन जिस एटम के बिल्कुल लास्ट में हो, क्योंकि बहुत कम प्रभाव रहता है नाभिक का, ठीक है, तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है या एटम पे, अपन एक्चुअली एटम पे करा रहे हैं और एटम से क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है एक्सरे, ठीक है। तो जब किसी परमाणु के शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, शिथिलबद्ध, लूजली बाउंड, हिंदी बड़ी अजीब है, तो शिथिलबद्ध, तो जब किसी परमाणु के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पर एक्सरे आपतित किया जाता है तो प्रकीर्णित एक्सरे दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। एक प्रकार के प्रकीर्णित एक्सरे में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मान आपतित एक्सरे की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है या समान होता है, जबकि दूसरे प्रकार की जो प्रकीर्णित एक्सरे है उसमें प्रकीर्णित एक्सरे की वेवलेंथ का मान आपतित एक्सरे की वेवलेंथ से क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है, फ्रीक्वेंसी का मान कम प्राप्त होता है या ऊर्जा का मान कम प्राप्त होता है। इस प्रकार की घटना को कॉम्पटन प्रभाव बोला जाता है तथा प्रकीर्णित एक्सरे की वेवलेंथ और आपतित एक्सरे की वेवलेंथ के अंतर को क्या बोला जाता है, कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन विस्थापन। ये था डेफिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे लूजली बाउंड क्यों लिया है, क्योंकि अगर लूजली बाउंड नहीं लेंगे, सपोज करना, बुक में भी दिया हुआ, पढ़ लेना आराम से, ये आपका एटम है, एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, पहले ऑर्बिट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, लास्ट में होगा। तो अगर लूजली बाउंड है तो एक्सरे आया फोटोनों के रूप में, फोटोन के रूप में आया, तुरंत इसको ऊर्जा दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो टाइटली बाउंड है, क्या है, और लोअर ऑर्बिट्स में है, तो क्या होगा कि अब जो फोटोन आएगा तो जो ऊर्जा प्रदान करेगा या इंटरेक्ट करेगा, अब पूरे एटम के साथ करना पड़ेगा उसे, क्योंकि वो पहले फिफ्थ में था, सपोज करना, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, और जो टाइटली बाउंड है वो थर्ड में है। तो अगर थर्ड को दोगे तो फिफ्थ और फोर्थ से भी गुजरना पड़ेगा, यानी एक तरह से पूरे एटम से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, ये जो अपना कॉम्पटन शिफ्ट वाला, जो कॉम्पटन विस्थापन वाला जो प्रभाव है वो बहुत हल्का पड़ जाएगा, यानी एक तरह से ऑब्जर्व करने लायक ही नहीं रहेगा। अपने को पता ही नहीं लगेगा कि लैम्डा डैश का मान लैम्डा से ज़्यादा है या कम है। यही तो कॉम्पटन प्रभाव है एक्चुअली, कि लैम्डा डैश का मान लैम्डा से ज़्यादा होना चाहिए, तो कॉम्पटन शिफ्ट आएगा या कॉम्पटन विस्थापन आएगा, इसी को कॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। तो अगर लूजली बाउंड है तो आराम से केवल एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और विकिरण हो जाएगा, लेकिन अगर टाइटली बाउंड से करेंगे तो पूरे एटम से करेगा, तो अपने को जो कॉम्पटन विस्थापन है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा, यानी बिल्कुल लूज, बिल्कुल फेंट, मतलब दिखेगा ही नहीं एक तरह से। तो वो तो अपन चाहते ही नहीं, क्योंकि कॉम्पटन प्रभाव तो यही बोल रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका रीजन। अब क्या है देखिए, इसकी एक्चुअली पुष्टि भी की थी डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने। ऐसा मत सोचना इसकी एक एक्सपेरिमेंट किसी ने किया हो पहले के ज़माने में, अभी भी ऐसा ही होता है, उससे एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई जरूर होता है, हर बार होता है, ठीक है। तो सपोज करना ये आपका एक्सरे आया, आ गया, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये रेस्ट पे है, और एक्सरे किसके रूप में आया है, फोटॉन्स के रूप में। तो फोटोन एक ले लिया, एक फोटोन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव पड़ा हो आपने तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है, आई थिंक जानते हो। यहाँ इंटरेक्ट करेंगे तो सपोज करना ये आप मान लो ये वाला एक्सिस है, इस एक्सिस पे आ रहे हैं, तो फोटोन तो चला गया, मान लो इधर, फोटोन तो किधर चला गया, इधर।
और ये कौन सा फोटोन है? स्कैटर्ड फोटोन है, प्रकीर्णित फोटोन है, इसको हिंदी में नहीं लिखेंगे अब। और ये कौन सा फोटोन है? इंसिडेंट फोटोन, आपतित फोटोन, हिंदी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक्सिस है। और मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर चला गया? इधर की साइड चला गया। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? इसको बोलते हैं अपन रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल्ड, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्षिप्त। डायग्राम समझ में आ गया? सब कुछ कर लोगे। तो इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन पे इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पे इंटरेक्ट करने के बाद फोटोन चला गया, मान लो कौन से एक्सिस पे? फाई पे। ये वाला जो एंगल है वो कितना है? ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला एंगल क्या, ये वाला एक्सिस क्या है? वाई। एक्स वाई एक्सिस में हो रहा है, 2 डायमेंशन में हो रहा है मान लो, ठीक है। तो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो सपोज करना जो फोटोन गया वो एक्स से कितना एंगल बना रहा है? फाई। और इसी प्रकार जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्स से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो एक फाई बना रहा है और एक क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है, ठीक है। तो सपोज करना इसका जो संवेग है, कौन सा संवेग? चतुर्बिम्ब संवेग। कौन सा संवेग? चतुर्बिम्ब। अच्छा ये रेस्ट पे है, ध्यान रखना जरूरी है। तो उससे पहले चतुर्बिम्ब संवेग को डिफाइन करने से पहले मैं लिख रहा हूं कि इंसिडेंट फोटोन, जो आपतित फोटोन है, उसका जो संवेग है वो कितना है? मान लिया मैंने P1 है। इसकी जो ऊर्जा है वो कितनी मान ली मैंने? E1 है। इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट पे है, तो इसका संवेग कितना है? P2 इक्वल टू 0। इसकी ऊर्जा क्या है? E2। रेस्ट पे है तो संवेग क्या मान लिया? P2, और ऊर्जा क्या मान ली मैंने? E2। जो स्कैटर्ड फोटोन हुआ है, प्रकीर्णित फोटोन हुआ है, उसका संवेग मान लिया मैंने P1 डैश, और उसकी ऊर्जा क्या मान ली मैंने? E1 डैश। इसको डिफाइन करूंगा मैं अभी। और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसका संवेग क्या मान लिया मैंने? P2 डैश, और ऊर्जा E2 डैश। चतुर्बिम्ब संवेग नहीं है ये लीनियर संवेग है, देखना स्मॉल लेटर से मैंने डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो ये फोटोन है, संवेग ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का, रेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन का। फिर प्रकीर्णित जो फोटोन है उसका संवेग P1 डैश, ऊर्जा E1 डैश। जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसका संवेग P2 डैश, ऊर्जा E2 डैश। तो मान लिया क्या अपन जानते हैं कि जो फोटोन है उसका संवेग कितना होता है? hν/c। लास्ट क्लास में अपन देख चुके हैं। ऊर्जा कितनी होती है? hν। क्लियर? इसका संवेग P2 इक्वल टू 0 है, रेस्ट पे है, तो इसका संवेग, इसकी ऊर्जा कितनी होगी? m0c²। ये मान लो यहां से इंटरेक्ट होगा, ठीक है। तो E2 क्या है? m0c² इस इलेक्ट्रॉन के लिए। स्कैटर्ड फोटोन है तो इसकी आवृत्ति भी अलग होगी नहीं होगी? इसकी ऊर्जा भी अलग होगी। तो मान लिया जो P1 डैश है उसकी वैल्यू कितनी है? hν/c। कितनी मान ली मैंने? hν/c। और इसकी ऊर्जा क्या मान ली मैंने? hν डैश पता है तो hν/c कर लो तो संवेग आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो hν डैश स्कैटर्ड फोटोन की ऊर्जा और hν/c स्कैटर्ड फोटोन का लीनियर मोमेंटम। इसी प्रकार अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट पे था, फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी देगा तो वो गति करने लगेगा। अब गति करेगा तो उसके पास वेग भी होगा, तो वेलोसिटी मान ली उसकी कितनी है? v है। कितनी है? v है। और उसका जो मास है, अब रेस्ट मास पहले m0 था, अब m0 ना रहकर अपन जानते हैं अगर वेलोसिटी से मूव करेगा तो m0 ना रहकर कितना हो जाएगा? कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। तो मैंने मान लिया P2 डैश कितना है? mv के बराबर। मास इंटू वेलोसिटी कितना है? संवेग। इसी प्रकार जो E2 डैश है वो क्या आ जाएगा?
वी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर के बराबर, या सॉरी ये तो रेस्ट मास एनर्जी है तो ये तो एम सी स्क्वायर के बराबर ही रहेगी। डायग्राम समझ में आया? तो ये आपका डायग्राम है किसका, स्कैटर्ड फोटोन का और स्कैटर्ड रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा संवेग, ऊर्जा संवेग, ऊर्जा संवेग के बारे में। तो अब मैं लिख रहा हूं फोटोन का, आपतित फोटोन का क्या लिख रहा हूं मैं, पहले लिख रहा हूं चतुर्बिम्ब संवेग, फिर इजी हो जाएगा मामला पूरा, ठीक है। तो आपतित फोटोन का चतुर्बिम्ब संवेग क्या मान लिया मैंने, P1 म्यू, क्या मान लिया मैंने, P1 म्यू। तो P1 म्यू क्या हो जाएगा आपका, संवेग कितना है P1, ऊर्जा कितनी है आयोटा E1 अपॉन सी। डिफाइन तो E1 से करेंगे ऊर्जा को, लेकिन ये आयोटा अपॉन सी भी इसके साथ लगा है या नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार रेस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ब्राह्म जो इलेक्ट्रॉन है, उसका संवेग मान लिया चतुर्बिम्ब संवेग P2 म्यू। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, P2 आयोटा E2 अपॉन सी। इसी प्रकार यहां पे कर देता हूं, चलो डिफाइन, तुम भी क्या याद रखोगे, प्रकीर्णित फोटोन, प्रकीर्णित फोटोन का चतुर्बिम्ब संवेग P3 म्यू, कैसे डिफाइन, सॉरी P1 म्यू डैश, मैंने याद रख लिया, तुम तो क्या याद रखते, मुझे याद दिला दिया। तो P1 म्यू डैश, तो क्या आएगा यहाँ पे, P1 डैश कॉमा आयोटा E1 डैश अपॉन सी। अब तो शायद इनको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही निकाल लेते होंगे पहले से ही। और जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है, अब तो मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसका चतुर्बिम्ब संवेग क्या है, P2 म्यू डैश इक्वल टू कितना हो गया, P2 डैश आयोटा E2 डैश अपॉन सी के बराबर। समझ में आया? चतुर्बिम्ब संवेग अपन जानते हैं P और आयोटा E अपॉन सी के रूप में लिखते हैं। तो आपतित फोटोन का, रेस्ट इलेक्ट्रॉन का, प्रकीर्णित फोटोन का और रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का जो चतुर्बिम्ब संवेग है कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अब मेरे को बताइए P1 का वैल्यू कितना है, एच न्यू अपॉन सी। P1 का वैल्यू कितना है, एच न्यू अपॉन सी। आपतित फोटोन का देखना एच न्यू अपॉन सी। और E1 का वैल्यू कितना है, एच न्यू। तो इसको कैसे डिफाइन कर दिया मैंने, आयोटा एच न्यू अपॉन सी से। तो P1 म्यू का वैल्यू आ गया एच न्यू अपॉन सी आयोटा एच न्यू अपॉन सी। P2 म्यू, तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन का चतुर्बिम्ब संवेग क्या होगा, P2 जीरो है आयोटा। E2 का वैल्यू क्या है, M0 C स्क्वायर। तो M0 C स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। P1 म्यू डैश, इसको मैं लिखता हूं। तो P1 डैश का वैल्यू कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी। ये क्या है, प्रकीर्णित फोटोन का लीनियर संवेग कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी आयोटा। E1 डैश कितना है, एच न्यू डैश, तो एच न्यू डैश अपॉन सी, ठीक है। ये प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है, एक बार दोबारा से लिख देता हूं। P2 म्यू डैश क्या आएगा आपका, P2 डैश आयोटा E2 डैश अपॉन सी के बराबर, ठीक है। अब P2 डैश क्या है आपका, ये प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग Mb और ऊर्जा क्या है, mc स्क्वायर। तो क्या आएगा, आयोटा mc स्क्वायर अपॉन सी, और c से c कैंसल आउट, तो क्या बचेगा, आयोटा mc के बराबर, ठीक है। यहां से भी c से c कैंसल आउट, तो आयोटा m0c। तो चतुर्बिम्ब संवेग यदि डिफाइन कर लिए तो आगे देखिए, आज की क्लास में बस एक बार चीज और बता देता हूं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चतुर्बिम्ब संवेग संरक्षण से क्या कर रहा हूं मैं,
चतुर्बिम्ब संवेग संरक्षण से। कंजर्वेशन ऑफ फोर्थ मोमेंटम क्या होगा? टक्कर से पहले कुल चतुर्बिम्बीय संवेग इक्वल टू टक्कर के बाद कुल चतुर्बिम्बीय संवेग क्या होगा? P1 म्यू प्लस P2 म्यू, तो टक्कर से पहले है यानी इंटरेक्शन से पहले है आपतित फोटोन और रेस्ट इलेक्ट्रॉन का, इक्वल टू P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश। ये क्या है? P1 म्यू डैश प्रकीर्णित फोटोन का और P2 म्यू डैश प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का चतुर्बिम्ब संवेग। तो P1 म्यू आपका वैल्यू ये रहा, P2 म्यू आपका ये रहा, P1 म्यू डैश आपका ये रहा और P2 म्यू डैश आपका ये रहा। तो आज की क्लास का टॉपिक आपका ये था। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे क्या करेंगे? कैरी करेंगे। क्लियर? तो ये चतुर्बिम्ब संवेग संरक्षण से यहाँ से आगे कैरी करेंगे, तो एक क्लास और लगेगी, शायद चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।